स्वस्थ के बारे में कहा गया है, समदोषः समा अग्नि समधातु मलक्रियः प्रश्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन है वो फिजिकल लेवल पे हेल्थ क्या हो सकती है उसको वर्णित करता है, और इसमें आया है मलह क्रिया यानी कि बॉवल आउटपुट। और आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपकी वेलबींग, आपकी हेल्थ को, मल का विसर्जन किस तरह से हो रहा है, किस प्रकार का बॉवल आउटपुट है, इस पे अधिक जोर देती है। यानी कि ये भी एक स्वास्थ्य का परिमाण है, और इसी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार का बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटक है डाइटरी फाइबर। तो क्या डाइटरी फाइबर होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से ये कार्य करता है, इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, क्या स्पेसिफिक फूड फाइबर रिच होते हैं, और विशेष रूप से अगर अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन कर लिया जाए, जो आजकल हाई फाइबर इंटेक, हाई फाइबर डाइट एक बज बना हुआ है, विशेष रूप से उसका सेवन करने से क्या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो वीडियो के अंत में मैं एक समरी के माध्यम से आपको समराइज करने की कोशिश करूंगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। डाइटरी फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो एडिबल यानी खाने योग्य तो होता है, पर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये फाइबर बॉडी में जाकर के आंतों की सफाई करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म या चय अपचय प्रक्रिया को सुधारता है, हमारे डाइजेशन को सुधारता है, जिससे कि पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है। इसके अतिरिक्त ये फर्मेंटेशन एंड गैस फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, जो बोवल मूवमेंट के बल्क और मूवमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी का ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जो माइक्रोबायोटा या ह्यूमन माइक्रोबायोम से अछूता रहा हो। यानी कि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, वो हमारे शरीर में रहते हैं, और उनमें भी विशेष रूप से हमारी बड़ी आंत, गट, लार्ज इंटेस्टाइन या पक्वाशय में ये रहते हैं। इनका हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है, या ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया या माइक्रोबायोम्स हैं, इनके लिए फूड सोर्स क्या हो या ऐसा क्या फूड हो जिस पे ये ग्रो कर सकते हो, वही डाइटरी फाइबर या भोजन का रेशा कहलाता है। यदि इंटेस्टाइनल फ्लोरा या बैक्टीरिया फ्रेश होल फूड यानी कि फाइबर से युक्त फूड से फीड किए जाते हैं, तो ये हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। बट यदि यही बैक्टीरिया जंक फूड या बिना फाइबर वाले फूड के फीड किए जाते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, और फिर ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीजेज, हाई बीपी, डायबिटीज, ऐसे बहुत सारे रोगों से हमको ग्रसित कर देते हैं। अब बात करते हैं इन फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के फाइबर होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर। दोनों ही प्रकार के जो फाइबर हैं हमारी बॉडी में पचते नहीं हैं, बट दोनों ही प्रकार के जो फाइबर हैं वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं। तो पहले बात करते हैं सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर जो होते हैं वो पानी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, यानी कि एक जेल लाइक फॉर्म ये बना लेते हैं, और भोजन का जो डाइजेशन है उसको स्लो करते हैं। जो इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं उनका ब्रेक डाउन नहीं होता है, यानी वो पानी में घुलते नहीं हैं। ये जो स्टूल है उसके बल्क को बढ़ाते हैं, और जो मूवमेंट है उसको बढ़ाते हैं, ताकि जो ट्रांजिट टाइम है उसको डिक्रीज कर सकें। इसीलिए इनको बल्किंग फाइबर भी कहा जाता है। अब इन डाइटरी फाइबर के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, क्या फूड होते हैं जिनसे हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज की। जो जितना भी फूड हम लेते हैं उसमें जितना भी फाइबर है उसमें 66% जो है वो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं। विशेष रूप से इनसोल्यूबल फाइबर जो होल ग्रेन सीरियल्स हैं, यानी कि जो नेचुरल फॉर्म में जो अनाज के दाने हैं जिनको रिफाइंड नहीं किया गया है, वो उनसे बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, विशेष रूप से जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें विशेष रूप से जितने भी नट्स हैं, बादाम, अखरोट, ये सब हैं, सीड्स, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, इनमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसे रफेज भी कहा जाता है।
इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उनमें वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जिससे कि ये स्टूल को सॉफ्ट करने का कार्य करते हैं। जो सॉफ्ट स्टूल होता है वो फास्ट मूवमेंट से आंतों से गुजर जाता है। इसके अतिरिक्त जब स्टूल पास होता है तो आंतों पे जो प्रेशर पड़ता है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। इसके अलावा पक्वाशय, रेक्टम या एनस में होने वाली डिजीजेज जैसे डाइवर्टिकुलर डिजीजेज हैं, हेमरोइड्स या पाइल्स हैं, अपेंडिसाइटिस है, ऐसी बहुत सारी वेरिकोज वेन है, ऐसे रोगों से बच जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि ये बल्क को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जब स्टूल आंत के थ्रू पास होता है तो ये सफाई का कार्य करता है। आंतों में जो वॉल्स हैं उन पे कोई भी मल चिपका हुआ नहीं रहता है, जिससे वहाँ पे स्टैग्नेशन नहीं होता है, कोई सेप्सिस या इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। और इस एक्शन को स्क्रबिंग एक्शन कहते हैं। जैसे कि पाइप क्लीनिंग होती है, जैसे पाइप की सफाई होती है, उसी तरह से ये आंतों की सफाई कर देते हैं। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज या साधन क्या हो सकते हैं? जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो सॉफ्ट, गमी और वाटर को बहुत अधिक एब्जॉर्ब या शोषित करने वाले होते हैं। तो इसके जो मोस्ट डाइटरी सोर्सेज हैं वो जितने भी बीन्स हैं, दालें हैं, मटर हैं, गंवार की फली यानी क्लस्टर बीन है, ओट्स हैं, ये सभी इसके सोर्सेज होते हैं। देखा भी है इनमें से अगर आप किसी चीज़ को पानी में भिगोते हैं तो वो चिकना लस सा जो है उसमें आ जाता है। तो जो सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो कोलन में फर्मेंटेशन करते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, और ये जो फर्मेंटेशन होता है ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोराज हैं, उनके लिए अति आवश्यक होती है। अब जब ये फर्मेंटेशन होता है तो उसके उपरांत गैस फॉर्मेशन भी होता है, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, और वो जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है वो हमारी आंतों को एक्टिव रखने के लिए, उनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए अति आवश्यक होती है। अब क्या डेली रिकमेंडेशंस डाइटरी फाइबर की हो सकती है? तो 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से इसकी मात्रा बताई गई है। मोर स्पेसिफिकली अगर देखें तो वुमेन में 25 ग्राम पर डे और मैन में 38 ग्राम पर डे के हिसाब से मात्रा बताई गई है। इसके अतिरिक्त जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या उनसे बड़े लोग हैं उनमें जो है डाइटरी फाइबर की जो रिकमेंडेशन है वो कम कर दी गई है। बट चूँकि आयुर्वेद के लिए हर आदमी यूनिक है तो उसकी जो डाइटरी रिकमेंडेशन है या रिक्वायरमेंट है वो भी यूनिक होती है। तो इसीलिए जब आयुर्वेद के हिसाब से हम डाइटरी रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष की प्रकृति और उसका कोष्ठ यानी कि उसका मल विसर्जन की प्रकृति कैसी है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी जैसे 50 की एज के बाद फाइबर रिकमेंडेशन कम करी है, इसका कारण ये है क्योंकि 50 के बाद वात दोष जो है वो शरीर में बढ़ जाता है, इसीलिए फाइबर का रिकमेंडेशन कम करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपकी वातिक प्रकृति है तो आपको फाइबर का जो क्वांटिटी है वो कम रखनी पड़ती है। इसी तरह से कफ प्रकृति है तो फाइबर का कंटेंट बढ़ाया जा सकता है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होता है, आपके कफ धातु को वो लेखन करता है। मोटापा है तो वो भी कम होता है। तो इस तरह से आप अपने अनुसार इसको निर्धारित कर सकते हैं। बस देखना ये है कि जो अधिक मात्रा में अगर फाइबर का सेवन कर लेते हैं, जो मैं लक्षण आगे बताने वाली हूँ, ऐसे लक्षण आपको नहीं हो जाए, आपको मल विसर्जन सुखपूर्वक हो जाए और जो वेलबींग वाली वो जो फीलिंग है वो आपको आती रहे, तो आप अपने अनुसार डेली रिकमेंडेशन डिसाइड कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर के बहुत सारे एडवांटेजेस हमने देखे हैं। तो क्या अधिक मात्रा में फाइबर्स लेने से कोई नुकसान होते हैं? जी हाँ, जो एक हवा चल रहा है हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर इनटेक, जी हाँ, अधिक मात्रा में यदि डाइटरी फाइबर्स का सेवन करते हैं तो बहुत सारे नुकसान जो हैं वो शरीर में होते हैं। जैसे ब्लोटिंग होती रहती है, यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट होती रहती है, गैस फॉर्मेशन, फ्लैचुलेंस होता रहता है, पेट में क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन है, किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया या लूज मोशन हो सकते हैं, टेम्परेरी वेट गेन हो सकता है, भूख बहुत कम लगती है, थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है। लंबे समय तक अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी शरीर में हो जाती है, बिकॉज उनके एब्जॉर्प्शन के लिए शरीर को टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस है या लेक ऑफ मसल गेन है, ये सब हो सकता है। इसके अतिरिक्त इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ऐसी सारी बीमारियां जो है हो सकती है और जो एक वेलबींग की फीलिंग है वो कहीं चली जाती है।
अगर ये सभी लक्षण आपको आ रहे हैं, आपको लग रहा है आप अधिक मात्रा में फाइबर्स ले रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? एक तो आप जो रो वेजिटेबल्स हैं उनकी जगह कुक्ड वेजिटेबल लेना शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त वाटर का इंटेक या लिक्विड इंटेक है उसको बढ़ा दें। एक्सरसाइज रेगुलर करें। इसके अतिरिक्त यदि कोई फाइबर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको बंद कर दें। उसके बाद भी अगर ये सिम्टम बने रहते हैं तो जरा सा अपने फूड की लिस्ट पे जाइए और देखिए कि कहाँ अधिक मात्रा में सेवन किया जा रहा है और उसको आप अपनी लिस्ट से कट कर सकते हैं। समरी ऑफ द वीडियो। तो नॉर्मली जब भी डाइटरी फाइबर या फाइबर इंटेक की बात आती है तो हमारे दिमाग में फ्रूट और वेजिटेबल सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 1 कप दाल जो होती है उसमें 1 कप ग्रीन लीफी वेजिटेबल से 60 गुना ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। इसी तरह यदि आप खिचड़ी खा रहे हैं तो उसमें छिलके वाली एप्पल से 5 गुना फाइबर अधिक होते हैं। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं खाएं, पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी दालें, बीन्स, होल ग्रेन या अनरिफाइंड आटा, मसाले, नट्स हम जो भी खाते हैं तो ये एक जो फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, उनके रिच सोर्स हैं। इसके अतिरिक्त फूड के सोकिंग और कुकिंग के दौरान भी जो फाइबर कंटेंट है वो प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर चूँकि सोल्यूबल फाइबर है वो वाटर में जो है वो घुल जाते हैं। जैसे आप दाल पका रहे हैं तो दाल का जो पानी है उसमें फाइबर्स आ जाती हैं। यदि आप उस पानी को फेंक देते हैं तो जो है फाइबर्स भी उसके साथ फेंके जाते हैं, तो उनको ना फेंकें। इसके अतिरिक्त जब आप सब्जियों को कुक कर रहे हैं तो थोड़ी क्रंची रख लें। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ देती हूँ। जैसे कोई ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, बीमार हैं, यदि हमें उनको सेब या एप्पल खिलाना है तो यदि हम बेक करके और छिलका हटा के उनको देते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से पचा पाते हैं, उनके लिए वो ठीक रहती है। इसी तरह से यंग एज का यदि व्यक्ति है, वो बीमार हुआ है, उसे यदि एप्पल खिलाना है तो हम उसको रो एप्पल दे सकते हैं, छिलके के साथ दे सकते हैं या बिना छिलके के। तो इस तरह से जो है आप अपने अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप होम कुक डाइट ले रहे हैं जिसमें आप भरपूर मात्रा में मसाले, दालें, होल ग्रेन, अनरिफाइंड आटा, नट्स, सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब यदि आप प्रयोग में ले रहे हैं तो आप अच्छी मात्रा में, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है उतनी मात्रा में आप फाइबर का सेवन कर रहे हैं। आपको किसी भी सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि फाइबर सप्लीमेंट्स का प्रयोग न करें जब तक बहुत अधिक आवश्यक नहीं हो। फूड से ही उसकी आपूर्ति करें। इसके अतिरिक्त अगर आपको फिर भी आवश्यकता लगती है तो ईसब घोल की भूसी का प्रयोग किया जा सकता है। यह हमने मोटे तौर पर डाइटरी फाइबर्स क्या हैं उनकी बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में क्या होल ग्रेन और रिफाइंड ग्रेन में अंतर होता है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Take good care of yourself because health is wealth. See you in next video.